चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिलीव मी बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, प्रोवाइडेड कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को पता हो अच्छे से। ओके, जिसमें पहली जो रिक्वायरमेंट आती है हम लोगों की, जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, पहली हम लोग की जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि हम लोगों को 11th स्टैंडर्ड के सभी फॉर्मूले, 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो हमें अच्छे से आते हो। अप्रॉक्सीमेटली 22-23 फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूलों का मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखा है, तो जो लोग उसमें कंफर्टेबल नहीं है आप प्लीज उनको देखिए। तो हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए फॉर्मूले, 11th स्टैंडर्ड के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ये हम लोग को अच्छे से आने चाहिए। नंबर 2, कुछ एक वैल्यूज जो बेसिक वैल्यूज है हम लोग को आनी चाहिए। जैसे ये वैल्यूज होती है 0 रेडियंस या 0 डिग्री, 30 डिग्री π/6, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3 और 90 डिग्री π/2। इसमें कम से कम साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज तो आपको अच्छे से निकालनी आनी चाहिए। ओके, ये अच्छे से पता होनी चाहिए कौन सी वैल्यूज। जैसे साइन, अगर कोई बोलता है साइन 45 तो आपको 1/√2 पता होना चाहिए। आपसे कोई बोलता है tan 30 तो 1/√3 पता होना चाहिए। आपसे कोई पूछता है कि cos 60 डिग्री तो 1/2 हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अगर ये 3 भी पता हो तो सफिशिएंट है, क्योंकि यदि हमें कोजेक निकालना हो तो हम उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बोलता है कोजेक 60 बताओ तो कोजेक 60 के लिए आप तो साइन 60 निकालिए और उसको उल्टा कर दीजिए। जैसे ये साइन 60 आ रहा √3/2 तो कोजेक 60 आ जाएगा 2/√3। अब जैसे कोई बोलता है सेग 90 बताइए तो अपन तो cos 90 निकालेंगे, cos 90 0 तो sec 90 is 1/0, that is not defined। ओके, अगर आपसे कोई पूछता है cot 45 डिग्री तो tan 45 1 है तो cot 45 भी 1 ही होगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब दूसरी आपको जो चीज चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए, कम से कम 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो थोड़ी दिक्कत जाएगी, ठीक है। और तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फ्लो पैटर्न है वो हमें पता होना चाहिए। अगर इनिशियली 3 का भी पता हो तो सफिशिएंट है। जैसे साइन, कॉस और टैन। साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 रहती है, 90 डिग्री पे 1 रहती है, 180 डिग्री पे 0 रहती है, 270 पे -1 हो जाती है और फिर वापस 0 हो जाती है। वैसे ही कॉस, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 180 -1 होता है, कॉस 270 0 होता है, कॉस 360 दोबारा से 1 आ जाता है। tan की वैल्यू tan 0 0 होती है, tan 90 नॉट डिफाइंड या 1/0 होती है, tan 180 डिग्री 0 फिर नॉट डिफाइंड फिर 0। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो कुछ ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, वो अगर नहीं भी पता हो तो चलेगा, मगर इस चीज का ध्यान रहे कि ये जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये आपस में रिपीट मारती रहती हैं। मतलब जैसे हमने स्टार्ट किया 0, 90, 180, 270, 360, अगर 360 से बड़ा एंगल होगा तो वो वापस से इसी में रिपीट करेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिपीट करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हमसे कोई बोलता है साइन 390 डिग्री,
अगर साइन 390 डिग्री है तो एक्चुअल में ये साइन 360 प्लस 30, मतलब ये ऐसे घूम के जाएगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसकी वैल्यू आएगी। इसका कहने का मतलब ये है पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा, चौथा और जो पांचवा क्वाड्रेंट है वही हमारा पहला क्वाड्रेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और जो पांचवा क्वाड्रेंट है वही हमारा पहला क्वाड्रेंट है। जो छठवां क्वाड्रेंट है वही हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है। जो सातवां क्वाड्रेंट है वही हमारा तीसरा क्वाड्रेंट है और जो आठवां क्वाड्रेंट है वही हमारा चौथा क्वाड्रेंट है। नाइन्थ क्वाड्रेंट अगेन पहला क्वाड्रेंट है। कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज रिपीट होती रहती हैं और हम इसी रिपीटेशंस का फायदा उठाते हैं। हम इसी रिपीटेशंस का फायदा उठा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताते हैं। मगर आपको कम से कम 0 से 90 की वैल्यू तो पता होनी ही चाहिए। इसके अलावा आगे की कोई सी भी वैल्यूज हो तो हम ट्रांजिशन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी का मन करता है कि मुझे तो भैया आप ऐसा करो, मुझे बताओ tan से 210 डिग्री या 300 डिग्री, tan 300 डिग्री। तो यदि आपको tan 300 डिग्री निकालना है तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, इसको हम लिख सकते हैं tan 270 प्लस 30। tan 270 प्लस 30 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है निगेटिव, मतलब आंसर तो निगेटिव आएगा। 270 y एक्सिस पे आता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज भी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस cot 30 डिग्री। माइनस cot 30 के लिए हम tan 30 पे जाएंगे और ये आता 1/√3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। ओ सॉरी, ये tan 30 है तो cot 30 होगा √3। ओके, सिमिलरली यहां पे हम लोग और भी दूसरा तरीका ये है, इसको लिख सकते हैं tan 360 माइनस 60। फोर्थ क्वाड्रेंट है ये। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, मतलब आंसर नेगेटिव आएगा। 360 डिग्री के ऊपर वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है, tan का tan ही रहेगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री होता है √3। तो आंसर किसी भी केस में सेम ही आता है, बस आपको ट्रांजिशन फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो मैंने जैसे अभी तक दो चीजें बताई आप लोगों को, पहले तो 11th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और दूसरा 0 से 90 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज और तीसरा फ्लो पैटर्न ऑफ साइन, कॉस एंड टैन। साइन की वैल्यू कैसे जाती है, 0 1 0 -1 0, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फ्लो पैटर्न हमें पता होना चाहिए। ये हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली जो है tan साइन की वैल्यू कुछ इस तरीके से जाती है, ये मैं इसमें बता देता हूं फ्लो पैटर्न। मैं एक के नीचे एक 3 ग्राफ बना रहा हूं, एक के नीचे एक 3 ग्राफ मैंने बनाए हैं। ये मेरा है 0 डिग्री, ये मेरा 0 डिग्री, उसके बाद मैं ये ले लेता हूं 90 डिग्री, इसके बाद मैं ले लेता हूं 180 डिग्री, ये मैंने लिया 180 डिग्री, फिर लिया ये 270 डिग्री और फिर ये ले लिया मैंने 360 डिग्री। ये अगर मैं देखूं साइन, कॉस और टैन के लिए, केवल साइन, कॉस और टैन के लिए पहला ग्राफ में बना रहा हूं साइन थीटा, दूसरा बना रहा हूं कॉस थीटा, तीसरा बना रहा हूं टैन थीटा। इन तीनों का अगर ग्राफ का पैटर्न देखें तो हमें साइन का पैटर्न कुछ ऐसा मिलता है। ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। कॉस का पैटर्न कुछ इस तरीके से मिलता है,
और tan का पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। देखिए अब मैं बताता हूं क्या मतलब है। ये मैंने 0 डिग्री की लाइन बनाई है, सभी के लिए 0 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 180 डिग्री, फिर ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो देखिए साइन की चाल कैसी होती है। साइन 0 पे 0 रहता है, फिर 90 पे 1 होता है, फिर 180 पे 0 होता है, फिर 270 पे -1 होता है, फिर 360 पे वापस से 0 हो जाता है। और कॉस की चाल कैसी है? कॉस की चाल कुछ इस तरीके से, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 180 -1 होता है, कॉस 270 0 होता है और कॉस 360 अगेन 1 होता है। tan की वैल्यू अगर देखें तो tan का पैटर्न कुछ इस तरीके से, tan 0 0 होता है और ये कहीं मिलेगा नहीं, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। तो cos 90 नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में tan, सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो निगेटिव होता है, ये देखिए निगेटिव वैल्यूज जा रही है। और tan 180 डिग्री 0 होता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू निगेटिव मिलती है, कुछ इस पैटर्न में चलता है। अगर आप देखोगे तो इन दोनों तीनों ग्राफ के अंदर में साइन और कोसाइन, साइन और कोसाइन एक कंटिन्यूअस ग्राफ है, टूटते नहीं है ये। साइन और कोसाइन की ग्राफ जो है पैटर्न कंटिन्यूअस है, वो कुछ इस तरीके से चलती है। मगर tan का कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, tan का टुकड़ों टुकड़ों में ग्राफ चलता है। और ये ग्राफ स्टैंडर्ड ग्राफ है, इसके लिए मैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। साइन, कोसाइन और टैन की जो बेसिक जो चलने की चाल जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने देखा साइन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तीसरे में निगेटिव, चौथे में निगेटिव। कॉस पहले में पॉजिटिव, दूसरे में निगेटिव, तीसरे में निगेटिव, चौथे में पॉजिटिव। टैन पहले में पॉजिटिव, दूसरे में निगेटिव, तीसरे में पॉजिटिव, चौथे में निगेटिव। कुछ इस तरीके का फ्लो पैटर्न रफली पता होना चाहिए। इस ग्राफ के पीछे बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है, आपको तो केवल इतना पता होना चाहिए कि ग्राफ कुछ इस पैटर्न में बनते हैं, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। तो बस जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है, अगर आपको इतना पता हो तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फोड़ देंगे। चलिए अब हम डिफरेंस देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में। अगर मेरे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, से साइन x is equal to y, this is ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये मेरे पास जो है ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, तो यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं, x is equal to sin inverse of y, this is inverse ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना हुआ है। ओके, तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस चीज का ध्यान रहे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो यहां पे हम लोग जैसे बोलते हैं ना, ये x, ये जो है x जो है ये एंगल की वैल्यू है, x मतलब एंगल की वैल्यू है, और y मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है। y का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। दिस इज
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है ये। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इसको निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम y की वैल्यू निकालते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं, मगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम एंगल निकालते हैं। हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम एंगल को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रहे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इस फंक्शन में हम लोग क्या निकाल रहे होते हैं? वी फाइंड एंगल। हम इसमें पता कर रहे होते हैं एंगल, इसमें हम एंगल निकाल रहे होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम एंगल निकाल रहे होते हैं। बस इतनी सी बात है। वहां पे एंगल से वैल्यू निकालनी है और यहां पे वैल्यू से एंगल निकालना है। देखो ये दोनों चीजें सेम है और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको फाइंड कर रहे होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको फाइंड कर रहे होते हैं। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डील विथ ए कैलकुलेशन ऑफ एंगल। ओके, तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन हो गई। अच्छा, अब कुछ एक चीजें बहुत खास है जो हमें पता होनी चाहिए। पहले, आप कभी भी साइन इनवर्स ऑफ एक्स, जैसे यहां लिखा है मैंने साइन इनवर्स ऑफ वाई, साइन इनवर्स ऑफ वाई को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन ऑफ 1/y, या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/sin y, या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/sin का y। ये सारे गलत इंटरप्रिटेशन है। दीज आर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ये सब गलत इंटरप्रिटेशन है। साइन इनवर्स ऑफ x ये सिंगल टर्म होता है, साइन इनवर्स ऑफ y ये अपने आप में एक सिंगल टर्म है। ये कोई दो अलग अलग टर्म्स नहीं है कि साइन इनवर्स अलग और y अलग, ये एक सिंगल टर्म है। ओके, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। हम इसे लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग जो है इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज समझेंगे। हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रिंसिपल क्वाड्रेंट्स। तो प्रिंसिपल क्वाड्रेंट्स जो है, ऐसे दो क्वाड्रेंट्स होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की सारी पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज एक साथ कैरी हो जाए। मैं इसको लिख करके बताता हूं। ये प्रिंसिपल क्वाड्रेंट्स जो होते हैं, हिंदी में लिख के बताता हूं, ऐसे दो एडजेसेंट क्वाड्रेंट्स in which all positive and negative values of trigonometric ratios are taken into account, मतलब ऐसे दो प्रिंसिपल, ऐसे दो एडजेसेंट मतलब होता है अगल बगल वाले, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल वाले, अगल बगल के ऐसे दो क्वाड्रेंट्स इन विच सभी की सभी पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज ले ली जाए। और इसके अंदर में एक खास बात होती है कि इसके अंदर में फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना जरूरी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए पहला क्वाड्रेंट तो लेना ही है। बाकी इसके अलावा कोई भी
दो, इसके अलावा कोई भी एक क्वाड्रेंट लेना है जिसको लेने के बाद दो क्वाड्रेंट्स में सभी पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज हम कैरी कर सकते हैं। जैसे मैं लेता हूं ऐसे दो क्वाड्रेंट्स, ये वाला क्वाड्रेंट और ये वाला क्वाड्रेंट, ये दो क्वाड्रेंट्स, या फिर ऐसा ले सकते हैं हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। अगर हम लोग ले लें पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट एज अ प्रिंसिपल क्वाड्रेंट, ठीक है, पहला और दूसरा, या फिर पहला और चौथा, मगर आपको लेना पड़ेगा अगल बगल के ही, या तो पहला दूसरा लोगे या तो पहला चौथा लोगे, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव वैल्यूज जो है, पॉजिटिव वैल्यूज पहले क्वाड्रेंट में ली जाएगी, और इस केस में निगेटिव वैल्यू इधर, निगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी, या तो निगेटिव वैल्यूज फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगी। इसके हिसाब से पहला और दूसरा जो प्रिंसिपल क्वाड्रेंट होता है, जिसके अंदर में आपको सारी की सारी वैल्यूज मिलती हैं, ये जो होते हैं दो प्रिंसिपल क्वाड्रेंट्स, ये होते कॉस के, दूसरा सेग का और तीसरा कॉट का। इन तीन के प्रिंसिपल क्वाड्रेंट होते हैं पहला और दूसरा, जबकि साइन थीटा और टैन थीटा, कोसेक थीटा और टैन थीटा, इनके प्रिंसिपल क्वाड्रेंट होता है पहला और चौथा। अब मैं फटाफट समरी बता देता हूं। प्रिंसिपल क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वाड्रेंट का मतलब ये कि ऐसे कोई से भी दो क्वाड्रेंट्स जो अगल बगल में होंगे, और ऐसे दो क्वाड्रेंट्स में आपके सभी पॉजिटिव और सभी निगेटिव वैल्यूज को आपकी रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल साइन के लिए, साइन का यदि मुझे पॉजिटिव आंसर देना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मुझे आंसर डिक्लेयर करना पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अगर मुझे आंसर को डिक्लेयर करना है तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे डिक्लेयर करूंगा यदि वो पॉजिटिव है, और अगर निगेटिव है तो मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसी तरीके से टैन में या कोसेक में अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डिक्लेयर करना है, और अगर निगेटिव आया तो फोर्थ में ही डिक्लेयर करना है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो आपके पास साइन की निगेटिव वैल्यू है, तो आप साइन की निगेटिव वैल्यू यहां पे डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। आपकी साइन की यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो आप यहां डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। आपको जो भी आंसर देना है यहां पे इन तीनों भाइयों के लिए, इन तीनों भाइयों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए आपको अगर आंसर देना है तो पहले और चौथे क्वाड्रेंट में ही देना है, और इन तीनों भाइयों में अगर आपको आंसर देना है तो पहले और दूसरे में ही देना है। सारी पॉजिटिव वैल्यूज आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्लेयर करोगे, और सारी की सारी निगेटिव वैल्यूज आप सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्लेयर करोगे, इन तीनों के लिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग के पास कुछ इनके डोमेन्स और रेंज आते हैं। तो कैसे आते हैं वो मैं बताता हूं, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए जी, मैंने आपको यहां पे इतना तो बता दिया है कि प्रिंसिपल क्वाड्रेंट्स किसके किसके कौन से होते हैं। प्रिंसिपल क्वाड्रेंट्स ऐसे दो क्वाड्रेंट्स का जोड़ होता है जिसमें ये दोनों क्वाड्रेंट्स अगल बगल में होने चाहिए, और उसमें पहला क्वाड्रेंट आपको लेना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर में इधर आप पहला दूसरा लोगे या पहला चौथा लोगे, ये दोनों क्वाड्रेंट आपस में जुड़े हुए नहीं है। कॉस, सेग और कॉट का अगर आपको आंसर डिक्लेयर करना हो तो पहले और दूसरे में ही करोगे। पॉजिटिव आंसर होगा तो पहले में करोगे, निगेटिव आएगा तो दूसरे में करोगे।
वैसे ही साइन, कोसेक और टेन के केस में पॉजिटिव आंसर आएगा तो आप पहले में डिक्लेयर करोगे और निगेटिव आंसर आएगा तो फोर्थ में डिक्लेयर करोगे। समरी ये है कि पॉजिटिव आंसर आपको फर्स्ट में ही डिक्लेयर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब निगेटिव वैल्यूज का जो डिक्लेरेशन है उसके लिए हम लोग को ईदर सेकंड या फोर्थ लेना पड़ेगा। ओके, ध्यान आप रखने के लिए जो है इसको दिमाग में अच्छे से बिठा करके रखें। अच्छा, यदि मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू हम डालेंगे और उसके बाद में एंगल आप बताओगे। मतलब जो x की वैल्यू मैं डालूंगा दैट इज डोमेन, और जो मुझे आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज अ रेंज, है ना। हम लोग किसी, जैसे इसके अंदर में x की वैल्यू मैं बताऊंगा, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज डोमेन। डोमेन जो होता है वो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज जो हम क्वेश्चन के अंदर रख सकते हैं, बस नॉट डिफाइंड आंसर नहीं आना चाहिए। अगर कोई पूछे व्हाट इज डोमेन तो हम बोलेंगे डोमेन जो है, अगर मेरे को सिंपल भाषा में लैंग्वेज बतानी है, किसी भी फंक्शन f ऑफ x में वह सभी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जिसे रखने पर नॉट डिफाइंड, जिसे रखने पर फंक्शन नॉट डिफाइंड ना हो, फंक्शन की वाट ना लग जाए, आप ऐसी वैल्यूज जो डालना है डालो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी फंक्शन, जैसे अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है तो आप इसमें x की जो वैल्यू डालना है डालो, जो डालना है डालो, कोई दिक्कत नहीं, बस फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। अच्छा, फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होता है भाई? फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होता है? मतलब फंक्शन को आपने वैल्यू दे दी और आप आंसर ही नहीं दे पा रहे हो, तो नॉट डिफाइंड कैसे कब होता है फंक्शन? कोई सा भी फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है, जैसे 1/0 वाली सिचुएशन, या 0/0 वाली सिचुएशन, या जैसे 5/0 वाली सिचुएशन, अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ गई, है ना। तो ये सारी चीजें जो है नॉट डिफाइंड है। मतलब कभी भी कोई भी फंक्शन के अंदर में आपके पास 1/0 या 5/0, 0/0, अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी वैल्यूज आ जाएगी तो फंक्शन नॉट डिफाइंड कहलाएगा, ठीक है। तो वो सारी वैल्यूज जिसे हम रख सकें दैट इज कॉल्ड एज डोमेन, x की वैल्यू, और डोमेन को रखने के बाद जो आंसर आता है उसे कहते हैं हम लोग रेंज। ओके, तो जैसे इस केस में हमारे पास में डोमेन है, जैसे अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं, तो दिमाग में ऐसा भी रखें कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन y इज इक्वल टू x, साइन y इज इक्वल टू x। अब चूंकि डोमेन हमारा x है तो यहाँ पे x की वैल्यू, साइन की वैल्यू जो है, आप एंगल की कोई भी वैल्यू रखो, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आती है, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। और जिन लोगों को ये ब्रैकेट्स का मतलब नहीं मालूम है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूडिंग दीज एक्सट्रीम वैल्यूज, इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वैल्यूज। ओके, अब ये तो हो गई इसकी डोमेन। रेंज, अब इस केस में रेंज अपने पास में y मतलब एंगल है, ठीक है।
इस केस में रेंज जो है वो एंगल है। तो एंगल, अब जैसे हमने देखा साइन का हम एंगल जब भी आंसर डिक्लेयर करेंगे वो हम लोग करेंगे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका रेंज आएगा -π/2 से लेकर के π/2 तक के। -π/2 से लेकर π/2 तक आपको जो रखना है रखो, ये कभी नॉट डिफाइंड नहीं आएगा और ये कभी भी जो है हमें फंक्शन परेशान नहीं करेगा। तो इसका डोमेन और रेंज मैंने बताया, ठीक है। अब मैं साइन के बाद में कॉस का बताता हूं। कॉस की भी वैल्यू ऐसी होती है, हमें मालूम है कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो कॉस का जो डोमेन होगा वो आएगा -1 से लेकर के 1 तक के, और इसका जो रेंज आएगा, तो रेंज देखो भाई कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक पूरा ले सकते हैं। 0 से लेकर आप पाई तक पूरा ले सकते हैं, जहां तक जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद tan की बात करें भाई, अब जरा देखिए tan के अंदर, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि परपेंडिकुलर बेस से छोटा ही होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए, इतना ही छोटा होना चाहिए, उतना ही छोटा होना चाहिए, ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। मगर साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर छोटा, हाइपोटेनियस बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, छोटा अपॉन बड़ा। तो छोटा अपॉन बड़ा एक से छोटा ही आएगा, ओके। मगर यहां ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर डोमेन में, tan की केस में डोमेन में सारी वैल्यूज आ सकती हैं, जो मन में आए तुम्हारे वैल्यूज वो आ सकती है। इसीलिए सारे रियल नंबर्स जो है इसके डोमेन में हम ले सकते हैं, इसके डोमेन में हम सारे रियल नंबर्स ले सकते हैं। मगर रेंज में आप क्या लोगे? रेंज में हम tan के लिए क्या लेंगे भाई? tan के लिए हम ले सकते हैं, यही ले सकते हैं एंगल, मगर इसमें tan नॉट डिफाइंड होता है यहां पे, और tan यहां पे भी नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब ये है कि tan के केस में मेरे पास जो डोमेन आएगा वो आएगा -π/2 से लेकर के π/2 तक के, मगर मैं π/2 को इंक्लूड नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इसके राउंड ब्रैकेट में डालूंगा। राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है कॉर्नर वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना है ना। तो ये अपना आया tan का। अब मैं लेता हूं कोजेक का। तो कोजेक आप देख सकते हो, कोजेक होता है 1/sin। 1/sin मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बात तो पक्की है कि इसकी जो वैल्यूज है वो 1 से तो बड़ी ही आएगी, क्योंकि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो ऐसे सिचुएशन में इसके पास सारी वैल्यूज आ सकती है, इसके अंदर में सारी वैल्यूज आ सकती है, मगर -1 से लेकर के 1 तक के कभी नहीं आ सकता है। क्योंकि -1 से लेकर 1, अगर मैं नंबर लाइन में दिखाऊं 0, -1, 1, -1 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सब 1 से छोटी होती हैं। और 1 से छोटी वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? क्योंकि आप कॉजेक को क्या बोल रहे हो? वो बोल रहा है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बड़ा अपॉन छोटा। तो इसका मतलब साफ है कि ये वैल्यू 1 से तो बड़ी ही होगी, पक्की बात है। तो ये वाला रीजन नहीं आ सकता है, मगर 1 और -1 आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में वाइल रिजेक्टिंग, मैंने यहां पे बोला रियल नंबर में सारी वैल्यूज मिल सकती है, बस -1 और 1 के बीच में वैल्यूज नहीं मिलेगी। -1 और 1 हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। देखो मैंने जब रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट करने में 1 और -1 को इंक्लूड नहीं किया है, इसका मतलब मैंने सारे रियल नंबर में से -1 से लेकर के 1 हटा दिए हैं। ओके, तो अब मेरे पास ये आ गया इसका डोमेन। और अब रेंज क्या आएगा? मतलब एंगल तो उसी हिसाब से लेंगे, -π/2 से लेकर के
π/2 तक के आप सारी वैल्यूज ले लो, मगर 0 को हटाना पड़ेगा। 0 इसीलिए हटाना पड़ेगा क्योंकि कोसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है, आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हो। देखो मैंने कर्ली ब्रेसेस में लगाया है इसको, इसका मतलब सिंगल वैल्यू मैंने रिजेक्ट करी है। ओके, अब इसके बाद में आती है सेग की वैल्यू। तो सेग भी बिल्कुल कोसेक के समान ही चलता है, इसकी भी सारी वैल्यूज जो है, क्योंकि ये बेस अपॉन हाइपोटीनियस और हाइपोटीनियस अपॉन बेस होता है, तो इसकी भी वैल्यूज सारी की सारी 1 से बड़ी ही रहेगी। -1 से लेकर 1 के बीच में कोई वैल्यूज हमें नहीं मिलेगी। और सेग के लिए हम लोग जो रेंज लेंगे वो लेंगे 0 से लेकर पाई, मगर ये वैल्यू हम नहीं ले सकते क्योंकि cos 90 होता है 0, तो सेग 90 हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो हम लेंगे 0 से लेकर पाई तक सब ले लो, बस आप π/2 को हटा दो भाई। ओके, अब आती है कॉट की बारी, कॉट इनवर्स ऑफ x, कॉट इनवर्स ऑफ x, कॉट इनवर्स ऑफ x। कॉट इनवर्स ऑफ x के अंदर में अगर आप देखोगे तो कॉट का है यहाँ पे, कॉट जो है यहाँ पे तो डिफाइंड रहेगा कॉट, क्योंकि tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, मतलब 1/0, तो कॉट 90 होगा 0/1 कॉट यार, मगर कॉट यहाँ पे जो है वो फैल जाएगा। कॉट जो है यहाँ पे जो है नॉट डिफाइंड देगा, क्योंकि tan 0 0 होता है, tan 180 0 होता है, तो कॉट निकालेंगे तो वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो कॉट की सारी वैल्यूज आ सकती है, जो मर्जी है हमारे, सारी वैल्यूज आ सकती है कॉट की, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप 0 से लेकर पाई तक सारी वैल्यूज ले लो, बस 0 और पाई को इंक्लूड भैया मत करना, नहीं तो हमारा आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। तो ये है हमारे बेसिक डोमेन्स एंड रेंज। ओके, अब हम लोग करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज, क्योंकि देखिए ये थ्योरेटिकली हम कितना भी पढ़ लें, बिलीव मी, हम ये थ्योरेटिकली कितना भी पढ़ लें आपको मजा आने ही नहीं वाला है। मजा तो तभी आएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, सॉरी क्वेश्चंस करेंगे। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तब हम लोग को असली मजा आने वाला है। तो ये तो हो गई खैर थ्योरेटिकल बात है, बहुत से बच्चों को तो ये सारे टेबल चार्ट्स वगैरह तो समझ में ही नहीं आते हैं, बहुत दिक्कत होती है, मगर आपको बेसिक पैटर्न समझ में आना चाहिए, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। देखो ये टेबल अगर याद नहीं भी होता हमें कोई दिक्कत नहीं उससे, ये बिना टेबल के याद किए हुए भी हम लोग बड़े आराम से सारे काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको ये सारी चीजें याद हो, मगर आपको ये पैटर्न याद हो कि भैया कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रिंसिपल क्वाड्रेंट कौन से हैं, ठीक है, और उसमें कहां पे किसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। अगर इतना भी पता हो तो ये तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे।